नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का एएनजी की लाइट के एक और वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो क्लासिसिज्म वाला आपका यूनिट है, उसमें जो तीन पॉसिबल लिटरेरी टर्म्स हैं, थ्री यूनिटीज, ऑरल ट्रेडिशन एंड इन्वोकेशन, इनको डिस्कस करेंगे। बाकी चार जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनको लेकर वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि थ्री यूनिटीज क्या होती हैं। जो क्लासिकल ड्रामा है उसको लेकर जो एंशियंट क्लासिकल फिलोसोफर्स हुए हैं, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सेट किए हुए हैं। खासकर अरिस्टोटल ने बहुत डिटेल में कुछ बातें की हैं ड्रामा को लेकर कि जब भी कोई ड्रामा लिखा जाए तो उनमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये अरिस्टोटल ने शुरू किया, हालांकि उससे पहले भी इसके बारे में बातें होती थी, लेकिन अरिस्टोटल ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बुक पॉलिटिक्स में इसको डिफाइन किया हुआ है, जिसे बाद में जो उसके बाद क्रिटिक्स आए, फिलोसोफर्स आए, उन्होंने बाद में उसको अच्छे थे और भी अलग अलग तरीकों से जो है वो डेवलप किया। तो क्लासिकल ड्रामा को लेकर जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट किए गए हैं, उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट है थ्री यूनिटीज का। तो ये थ्री यूनिटीज में से सबसे पहले यूनिटी की बात आती है, वो है यूनिटी ऑफ एक्शन। अब ये यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है? यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है कि किसी भी ड्रामा में सिर्फ एक सिंगल मेन स्टोरी होनी चाहिए, उसमें बहुत सारी जो स्टोरीज हैं वो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह के ज़्यादा सब प्लॉट्स नहीं होने चाहिए। कहानी एक ही पर्सनैलिटी के साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए। बहुत सारे अलग अलग जगहों की कहानियाँ या अलग अलग लोगों की कहानियाँ जो है वो अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम रामायण या महाभारत में पढ़ते हैं, खासकर महाभारत में जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी कहानियों को लेकर जो है वो एपिक लिखा गया है। एपिक लिखने का अलग तरीका होता है, लेकिन ड्रामा को क्योंकि स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, इसीलिए ये जरूरी है कि जो एक्शन है उसको बिल्कुल इंटेक्ट रखा जाए, इसको बिल्कुल जोड़ के रखा जाए, एक मेन स्टोरी के साथ जोड़ कर रखा जाए। अननेसेसरी सब प्लॉट्स या अननेसेसरी छोटी छोटी अलग अलग एपिसोडिक कहानियां जो हैं वो उसमें ना बताई जाएं। दूसरी जो यूनिटी है थ्री यूनिटीज में, वो है यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब है कि किसी भी ड्रामा में जो एक्शन होता है वो एक्शन विद इन अ टाइम फ्रेम होना चाहिए। खासकर उसमें तो प्रोविजन अरिस्टोटल ने इसी तरीके से दिया है कि वो एक्शन सारा का सारा एक सिंगल डे में होना चाहिए, लेकिन सारे क्लासिसिस्ट राइटर्स ने इसको जो है वो क्लासिकल राइटर्स ने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया है, और 2 3 4 5 6 दिन या महीने तक भी जो है वो एक ड्रामा एक्सटेंड कर जाता है। लेकिन यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पर ये है कि टाइम का स्पैन इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वही कोई किसी कैरेक्टर के जो उसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें ही चेंज आ जाए। 5 7 10 साल का टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए। इट शुड स्टार्ट एंड एंड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक थोड़े से समय में, हफ्ता, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा महीना, इतने टाइम में जो है वो उस ड्रामा को शुरू करके ख़त्म भी कर देना चाहिए। जो तीसरी यूनिटी है वो है यूनिटी ऑफ प्लेस की। यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब है कि ड्रामा का जो एक्शन है वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही होना चाहिए। इट शुड नॉट बी देयर इन मैनी डिफरेंट प्लेसेस। इसका मतलब ये है कि जो एक्शन है ड्रामा का वो एक ही प्लेस पर होगा, वहाँ से शिफ्ट नहीं करेगा, कहीं और नहीं फोकस करेगा। जिस शहर में कहानी शुरू होगी उसी शहर में कहानी जो है वो चलेगी और उसी में ख़त्म हो जाएगी। इन सारी चीज़ों के पीछे एक मेन रीज़न ये रहता था कि आज के टाइम में जो हम देखते हैं वो आज ड्रामा लिखने का और ड्रामा को परफॉर्म करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। आज अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में अलग अलग एक्शंस को जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में उसकी एडिटिंग करके आपको एक ड्रामा के रूप में टीवी पर या मूवीज़ में दिखा दिया जाता है। लेकिन पहले जो ड्रामा लिखा जाता था उसको स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए, प्ले को के रूप में उसे आगे इनेक्ट करने के लिए जो है वो लिखा जाता था। तो अगर उसमें यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन का लिखते वक्त ध्यान नहीं रखा जाएगा तो उसको स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो क्लासिकल फिलोसोफर्स थे, राइटर्स थे, उन्होंने इस थ्री यूनिटीज़ के कॉन्सेप्ट को जो है वो शुरू भी किया और उसे यूज़ भी किया। और इसके पीछे खासकर मेन कारण उनका ये भी था कि जो प्ले है वो सिंपल रहे, वो फोकस्ड रहे और रियलिस्टिक लगे। ये भी मेन रीज़न था। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम दें तो एल्केमिस्ट बाय बेन जॉनसन इसका बेस्ट एग्जांपल है। हालांकि शेक्सपियर के ड्रामाज में यूनिटी के बारे में कुछ ज़्यादा जो थ्री यूनिटीज़ हैं उनके बारे में कुछ खास नहीं मिलता है। कभी किसी यूनिटी को वायलेट किया गया है, कभी किसी को किया गया है, कभी यूनिटी ऑफ एक्शन, कभी यूनिटी ऑफ प्लेस, कभी यूनिटी ऑफ टाइम को। तो सारे ड्रामा शेक्सपियर के जो हैं वो थ्री यूनिटीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट टर्म है ओरल ट्रेडिशन। ओरल का मतलब होता है बोल कर, एक ऐसा ट्रेडिशन जिसमें हम बोल कर किसी बात को प्रेजेंट करते हैं। जनरल सेंस में अगर हम समझें तो ओरल ट्रेडिशन का मतलब यही है। लेकिन हमारी जो आप पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जो स्टोरीज हैं, सॉन्ग्स हैं, लॉज हैं, पोइम्स हैं,
जब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बाय स्पीकिंग और परफॉर्मिंग इस तरीके से जब वो दूसरी जनरेशन तक पहुंचाई जाती हैं, बोलकर या उसे परफॉर्म करके मतलब आप डांस के थ्रू पहुंचा सकते हैं, गाकर पहुंचा सकते हैं किसी भी तरीके से। हाँ, ये जो तरीका है इसे हम ओरल ट्रेडिशन कहते हैं। लिख कर नहीं, नॉट बाय राइटिंग। राइटिंग से अगर आप लिख करते हो तो वो ओरल ट्रेडिशन नहीं रह जाता। ओरल ट्रेडिशन जो होता है जब आप किसी भी बात को बोलकर या परफॉर्म करके भी, डांस के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू या सॉन्ग के थ्रू जब आप किसी चीज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाते हैं तो उसे हम ओरल ट्रेडिशन कहते हैं। पुराने समय में ऐसे जो लोग थे, सिंगर्स थे या बार्ड्स मीन्स पोइट्स थे या प्रीस्ट थे, वो बहुत स्किल्ड होते थे इस काम में। वो क्या करते थे, लंबी लंबी टेक्स्ट को मेमोराइज करते थे, याद करते थे और उसे पब्लिक में सुनाया करते थे। इस तरीके से क्या होता था कि जो एक जनरेशन का जो जितना भी उसका कल्चर है, चाहे वो स्टोरीज हैं, सॉन्ग्स हैं, लॉज हैं, पोइम्स हैं, जो कोई भी चीज है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ऑरली जो है वो पहुंचा करती थी। और इससे क्या होता था कि बार बार जब कम्युनिटी में बार बार इस तरीके से सिंगर्स आकर या स्टोरी टेलर्स आकर कहानियां सुनाते थे या पोइट्री को रिसाइट करते थे, लंबी लंबी या कविताएं सुनाते थे या गीत सुनाते थे, तो उससे क्या होता था कि जो नई जनरेशन है उन कम्युनिटीज में वो उसको याद कर लेती थी। और क्योंकि ये जनरेशन को, नई जनरेशन को बात समझानी होती थी, बतानी होती थी, लोगों को सीधा सुनाकर ही समझाना होता था, तो जो पैटर्न है बहुत सिंपल रखा जाता था। रिपीटेड फ्रेजेस का यूज किया जाता है इसमें। और जो मेलोडी है, मेलोडी का मतलब है कि उसमें एक रिदम रहता है जिसकी वजह से वो सुनने में, सुनाने में उसको मजा आता है, तो वो जो मेलोडी है उसका ध्यान रखा जाता था। मेलोडी के साथ साथ रिपीटेड फ्रेजेस यूज होती थी, बार बार चीज को जब रिपीट करके ओरल ट्रेडिशन में बताया जाता है तो सुनने वाले को वो चीज याद रह जाती है। सिमिलरली, कीप पीपल्स हिस्ट्री, रिलीजन एंड वैल्यूज अलाइव। तो जो किसी भी कल्चर की जो वैल्यूज हैं या उसका जो रिलीजन है या उसकी जो हिस्ट्री है या उसके जो तौर तरीके हैं, वो सारे के सारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इसी तरीके से अलाइव या जिंदा रहते थे। एक जनरेशन ओरल तरीके से अपनी उन हिस्ट्री को, अपने रिलीजन को, अपनी वैल्यूज को दूसरी जनरेशन को पास करती थी। तो जो स्टोरीज, इसके बारे में एक और भी खास बात है, क्योंकि ये ट्रेडिशन जो है ओरल ट्रेडिशन, जब कहानी या बात कोई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचती है, दूसरी से तीसरी तक पहुंचती है, तो उसमें हल्का फुल्का चेंज जो है वो आ जाता है। कभी कहानी सुनाने के ओरल ट्रेडिशन में जो आपका टेलिंग का ट्रेडिशन रहता है, स्पीकिंग का ट्रेडिशन रहता है, डांसिंग का ट्रेडिशन रहता है, सिंगिंग का ट्रेडिशन रहता है, उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें समय के साथ हल्का फुल्का चेंज जो है वो आ जाता है, क्योंकि हर एक जनरेशन अपनी सहूलियत, अपनी कन्वीनियंस और अपने रीति रिवाजों के हिसाब से या वैल्यूज के हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत चेंज जो है वो ला दिया करते थे। तो इससे क्या एक बात है कि जो टाइम और प्लेस है ना के हिसाब से ये ओरल ट्रेडिशन होता था, कैसा समय है और कैसा स्थान है उसके हिसाब से ओरली बातों को प्रेजेंट किया जाता था। और एक समय लास्ट में ऐसा भी आना शुरू हो गया कि जब हमारी जो कुछ पीछे की कुछ जनरेशन थी, उन्होंने क्या किया कि इन ओरल बातों को जो पीढ़ी दर पीढ़ी ओरली चला करती थी, उन्हें धीरे धीरे रिटन फॉर्म में भी लिखा यूज किया जाने लगा। कुछ राइटर्स ने ये जिम्मेवारी ली कि जो हमारे ओरल ट्रेडिशंस हैं, क्यों ना उनको ओरली दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने के बजाय उन्हें सीधा ही राइटिंग के थ्रू जो है पहुंचाया जाए, ताकि उसमें किसी भी तरीके की छेड़खानी या उसमें ऑल्ट्रेशन जो है वो पॉसिबल ना रहे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो ओल्डर वर्जन्स थे, जो एक्चुअल बातें थी जो बची थी, वो सीधी सीधी हमारे तक पहुंचनी शुरू हो गई। और वैसे भी ओरल ट्रेडिशन पुरानी बातों को नई जनरेशन तक पहुंचाते पहुंचाते हमारे पिछले कई सौ सालों से, कई शताब्दियों से हमारे तक बातें जो पहुंची हैं वो सिर्फ इसी चीज की वजह से जिंदा रह पाई हैं, क्योंकि वहां पर ओरल ट्रेडिशन था। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो रिसाइटेड एपिक्स हैं, खासकर द एलियड एंड द ओडिसी, पुराने जमाने में क्लासिकल पीरियड में इन बड़े बड़े ग्रंथों को जो है वो याद करके लोग जो है वो रिसाइट करके दूसरी जनरेशन तक या लोगों तक पहुंचाया करते थे। हमारे यहाँ भी जो वेदों के जो भजन हैं, वैदिक हिम्न जिन्हें हम कह सकते हैं, ऋग्वेदा के खासकर, वो भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इसी तरीके से पहुंचे। बहुत सारे श्लोक भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इसी तरीके से पहुंचे हैं। हालांकि अब समय के साथ उन्हें लिखा भी गया है और वो किताबों के थ्रू भी आगे चल रहे हैं या पहुंचाए जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो की जो लास्ट टर्म है वो है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन क्या होती है? एपिक्स में इन्वोकेशन को यूज किया जाता है
और एक बहुत ही एक फॉर्मल तरीके से की जाने वाली एक रिक्वेस्ट है या प्रेयर है, प्रार्थना है। जब भी किसी एपिक को शुरू किया जाता है, खासकर एट द बिगिनिंग ऑफ एन एपिक, अ पोएम और एन एनी इम्पॉर्टेंट टास्क, कोई भी जब आप हम कोई भी बड़ा काम शुरू करते हैं, हम भी जब कोई बड़ा काम शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो बड़ा काम जो है जो हम शुरू करने वाले हैं वो अच्छे से सारा का सारा निपट जाए। इसी तरीके से जब भी कोई एपिक लिखा जाता था, एपिक लिखने में सबसे पहले इन्वोकेशन आती है। इन्वोकेशन का मतलब होता है एक रिक्वेस्ट या एक प्रेयर जो हम इसलिए करते हैं जिसमें हम इंस्पिरेशन मांगते हैं किसी बड़ी पावर से, कोई हायर पावर से, गॉड से, गॉडेसेस से या म्यूज से। म्यूज की बात हम बाद में करते हैं कि जब भी कोई हम बड़ा काम करते हैं तो हम जिस तरीके से आशीर्वाद मांगते हैं ईश्वर का कि भाई हमें इंस्पायर करना, अच्छे से हमारे अंदर ये भावना लाना कि हम इस काम को अच्छे से पूरा कर पाएं। इसी तरीके से क्लासिकल ट्रेडिशन में जब एपिक लिखा जाता था तो एपिक लिखने में सबसे पहले इन्वोक किया जाता था किसी गॉड को, गॉडेस को या खासकर म्यूज को। म्यूज का मतलब है यहाँ पे गॉडेसेस ऑफ पोइट्री। बहुत सारी म्यूसेज हैं ग्रीक माइथोलॉजी में। उसमें जो पोइट्री की अलग अलग गॉडेसेस हैं उनको जो है वो राइटर्स के द्वारा इन्वोक किया जाता था, क्योंकि एपिक पोइट्री में लिखा जाता था। इसलिए म्यूज की इन्वोकेशन ज़्यादातर हमें जो है वो जो ट्रेडिशनल हम एपिक्स हैं खासकर ग्रीक माइथोलॉजी में और उसके बाद लैटिन में भी, उनमें हमें म्यूज की इन्वोकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। म्यूज को वो प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई हमें इंस्पायर करना कि हम जो ये बड़ा टास्क लेकर घूम रहे हैं कि हम एपिक लिखेंगे तो इसमें हमारी मदद करना। वो इस तरीके की रिक्वेस्ट जो है वो इन्वोकेशन में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एपिक लिखना किसी भी इंसान की के बस की बात नहीं है। उसके लिए उसके अंदर कुछ दैवीय गुणों का होना, बहुत कुछ डिवाइन पावर्स उसके अंदर होनी चाहिए। तो वो डिवाइन पावर को वो बेसिकली म्यूज से या गॉड से प्रार्थना करके अपने अंदर वो कुछ डिवाइन पावर की वो कामना करता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी पावर्स आ जाएं ताकि ये जो कहानी सुनाने की बात या एपिक लिखने की बात उसको उसको आई है उसे वो अच्छे से लिख सके। तो इसलिए वो क्या करते कि उन डिवाइन पावर्स को इन्वोक करते थे, जैसे खासकर म्यूज को इन्वोक करते थे कि वो एपिक लिखने के टाइम में उनको गाइड करे और उनके थॉट्स और वर्ड्स जो है वो कुछ इस तरीके से, है ना, बहुत एक अच्छी टोन में वो उसको प्रेजेंट कर सकें। इस तरीके का आशीर्वाद जो है वो इन्वोकेशन में मांगा करते थे, राइट। और इट शोज दैट द वर्क इज इंपॉर्टेंट एंड सेक्रेड। अब इन्वोकेशन से हमें ये भी पता चलता है, जब कभी भी हमें किसी वर्क ऑफ आर्ट में हमें इन्वोकेशन मिलती है तो उससे हमें ये भी समझ जाती है कि ये जो टॉपिक है, ये जिस भी मुद्दे पर ये बात करने वाला है राइटर या पोइट, वो बहुत ही सेक्रेड या इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आपके धर्म धर्म के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, बहुत पवित्र बात हो सकती है या बहुत ही किसी सीरियस इशू को लेकर हो सकता है। तो एक और बात कि इन्वोकेशन में जब हम किसी भी वर्क की इन्वोकेशन पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे जो मेन थीम है या पर्पस है, राइटर क्या लिखना चाह रहा है, किस बारे में बताना चाह रहा है, आगे कहानी किस तरीके की होने वाली है, इसकी भी थोड़ी सी समझ हमें इन्वोकेशन से लग जाती है। ट्रेडिशनल या ग्रीक राइटर्स में अगर हम देखें तो होमर का जो द एलियड है वो एक इन्वोकेशन टू द म्यूज से शुरू होता है। इसी तरीके से जो वर्जिल का जो एनीड है वो भी एक सिमिलर अपील, एक सिमिलर इन्वोकेशन के साथ शुरू होता है। तो ये तीन लिटरेरी टर्म्स आपके सिलेबस में यहाँ आ सकती हैं। और इसके अलावा जो क्लासिसिज्म में चार और पॉसिबल लिटरेरी टर्म्स हैं, जैसे एपिक है, ट्रेजेडी है, फेबल है या मिथ है, इनके बारे में वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे स्कॉलिस्टिसिज्म को लेकर वीडियोस आपको मिलेंगे और वहाँ से जो पॉसिबल लिटरेरी टर्म्स हैं वो भी आने वाले समय में आपको मिलेंगी। तब तक बने रहिए इस चैनल पर, देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।